नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो पहला पार्ट था, जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराए हैं, जिसको मैंने थ्योरी और उनको एक्सप्लेन भी किया है। जो चार ऑप्शन होते हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। काफी इंफॉर्मेशन पहले पार्ट में दी है मैंने। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। इसमें मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन दूंगी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो हमारा एमली बिलिम एग्जाम होता है, एमसीक्यू वाला, वो पेपर है ये। तो इससे काफी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं हमारे लाइब्रेरी सेकेंड ग्रेड, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड, या केवीएस, एनवीएस या नेट, सब में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, इसके नोट्स भी बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 21 का, कि पुस्तकालय वर्गीकरण की मूलभूत श्रेणियों के लिए संक्षिप्त रूप है। यानी जो हमारा पुस्तकालय वर्गीकरण है उसके लिए संक्षिप्त मूलभूत श्रेणियां जो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा ये श्रेणियां दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? तो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। कौन सी? PMEST, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। किसके द्वारा? तो रंगनाथन के द्वारा। रंगनाथन जी के द्वारा ये कौन सी दी गई थी? पद्धतियां दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी। ठीक है, PMEST, यानी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। अगला इसमें देखिए CRG दे रखा है कि CRG CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म है CRG की। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1952 में, 1952 में। कहां पर हुई? तो लंदन में। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगर एक बार ना तो 2 बार भी देखे, लेकिन इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस होंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। PMST के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि PMST से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, तो PMST था, उसको किसने दिया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ये क्या है? हमारी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। ये क्या है? 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। किसकी है? हमारी जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी। ठीक है, अब देखिए जो पर्सनालिटी, पहला हमने आपको क्या बताया? पर्सनालिटी जो पर्सनालिटी है, अगर पूछा जाए इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल क्या है? कोमा। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? कोमा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन की मूलभूत श्रेणी है जिसको पहचानना हमें मुश्किल, जैसे जब हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन में जब हम अपना जो क्वेश्चन होता है उसको बनाते हैं, तो उसको बनाने में मुझे जैसे मैटर तो पता लग जाता है, एनर्जी भी पता लग सकती है, स्पेस भी पता लग सकता है, टाइम, लेकिन पर्सनालिटी को सर्च करने में काफी समय लग जाता है। तो उन्होंने, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या किया कि जो पर्सनालिटी है उसको क्या बोलेंगे? अवशेष, यानी जो बच जाए वही हमारी क्या हो जाएगी? पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन आ चुका है कि अवशेष सिद्धांत किसे दिया है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया। और किसको दिया है? तो जो पर्सनालिटी है, यानी जो बच जाए श्रेणी, उसी को हम क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? मैटर। दूसरा क्या है हमारा? मैटर। एम से हमारा क्या होगा? मैटर। मैटर में कौन सा सिंबल लगेगा? तो मैटर में सेमीकोलन लग जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन लग जाए, इसमें क्या लग जाएगा? सेमीकोलन। इसी तरीके से मैटर के बाद आता है हमारा ई का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या सिंबल होगा? कोलन। ठीक है, एनर्जी के लिए सिंबल क्या होगा? कोलन होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, अगर आ जाए यस से क्या होगा? स्पेस। स्पेस का सिंबल क्या होगा? स्पेस का देखिए हमारा डॉट होगा। ठीक है, क्या होगा? डॉट। इसी तरीके से देखिए, अब क्या आ गया? टाइम। ठीक है, टाइम के लिए क्या शब्द रहेगा? तो टाइम के लिए इन्वर्टेड कोमा जो हमारा होगा, इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, ये क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा जो होगा वो किसके लिए होगा? तो हमारे टाइम के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है
कि जो हमारा जो लिटरेचर का फॉर्म बनाते हैं, एक लिटरेचर में जो हम पर्सनालिटी वाला बनाते हैं, जैसे हमारा आ जाता है कि P1, P2, P3, P4, ठीक है। अब देखिए जैसे P1 का आ जाए तो P1 का मतलब क्या होगा हमारा, लैंग्वेज या भाषा। P2 है, P2 का क्या आ जाएगा, स्वरूप, ठीक है। P3 में क्या आ जाएगा, लेखक, और P4 में कार्य, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा अच्छे से और पढ़िएगा, ठीक है। ये किसका है, तो लिटरेचर का, ये लिटरेचर का है। लिटरेचर में देखा जाता है कि P1 में क्या होगा, भाषा, P2 में स्वरूप, P3 में लेखक, P4 में कार्य, ठीक है। अब देखिए एक और हमारा जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था टाइम का, कि टाइम को भी दो भागों में डिवाइड किया, टाइम को कितने भागों में, तो दो भागों में डिवाइड किया गया, टाइम 1 और टाइम 2, ठीक है। टाइम 1, टाइम 2। टाइम 1 में क्या किया गया था, इसमें निश्चित काल जो भी था हमारा, क्वेश्चन आ जाए कि निश्चित काल किसमें आएगा, तो टाइम 1 में, ठीक है। निश्चित काल के बारे में जानकारी जो देता है वो कौन देता है, हमारा T1, ठीक है। और T2 यानी टाइम 2 में क्या आ जाएगा, इसमें मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी, किसमें, मौसम के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी, ठीक है। मौसम के बारे में जानकारी किसमें दी जाएगी, तो T2 में। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा टाइम है उसमें T1 में क्या आता है, T2 में क्या आता है, तो T1 में निश्चित काल की जानकारी दी जाती है जो निश्चित होता है, जबकि जो 2 है उसमें क्या, मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पोस्ट कार्व। जो पोस्ट कार्व हमारे डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पर्सनल जैसे हमारा प्लानिंग, ये पोस्ट कार्व का हमने वीडियो बनाया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अपूपा का भी हमने आप लोगों को बताया कि जो हम क्लासिफिकेशन पद्धति अपनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे जो हमारी मेन पुस्तकें होती है कहाँ रखते हैं, यू में यानी अम्ब्रेल में, ठीक है। अम्ब्रेल में पहले जो हमारी मेन पुस्तकें होती है उसको अम्ब्रेल में रखते हैं, ठीक है। वही हमारी आ जाए P, तो P जो हमारी थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है वो लिखते हैं, और जो हमारे बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट है, जिनकी हमें कोई आवश्यकता ज्यादातर नहीं पड़ती है, मतलब पड़ती है लेकिन बहुत कम, रेयर, तो उसमें हम क्या लेंगे, LN में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और आ जाए कि अपूपा पद्धति किसमें आती है, तो हमारी क्लासिफिकेशन में, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी विषय पर प्रकाशित या प्रकाशित होने की संभावना वाले साहित्य की मात्रा, यानी इनमें क्या कहता है, अमाउंट ऑफ लिटरेचर पब्लिश्ड और लाइक टू बी द पब्लिश्ड ऑन ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लिटरेरी वारंट। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिटरेरी वारंट। निमोनिक्स, स्थानांतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, साहित्यिक वारंट, ठीक है। यानी किसी विषय पर प्रकाशित या प्रकाशित होने की संभावना, अगर कोई ऐसा विषय है जो प्रकाशित हो या प्रकाशित होने की कोई संभावना हो, ऐसे साहित्य को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा लिटरेरी वारंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दस्तावेजों की विषय सामग्री, वो देखिए अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, और जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो देखिए दस्तावेजों की विषय सामग्री का उनके जो पहलू हैं, पहलू में विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। जो भी दस्तावेज हैं उनकी विषय सामग्री होती है, उनके पहलुओं के विश्लेषण के रूप में किसे जाना जाता है, पहलू विश्लेषण को, या सामग्री विश्लेषण को, या विषय विश्लेषण को, या दस्तावेज विश्लेषण को, यानी फैसेट एनालिसिस, या कंटेंट एनालिसिस, या सब्जेक्ट एनालिसिस, या डॉक्यूमेंट एनालिसिस। तो देखिए जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो किसमें किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे हमारे, एक तो इसमें देखिए, एक तो पहलू विश्लेषण भी हो सकता है इसका, और एक हमारा डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ठीक है। अगर इसमें अगर पूछा जा सकता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट का पहला तो इंपॉर्टेंट यही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो हम इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी फैसेट एनालिसिस तो है इसका, अगर नहीं आता है तो हम डॉक्यूमेंट एनालिसिस को भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सीसी में व्यक्तित्व जो श्रेणी होती है उसकी मदद में करने वाला प्रिंसिपल क्या है, यानी सीसी में व्यक्तित्व श्रेणी की पहचान में मदद करने वाला प्रिंसिपल है। देखिए, इन सीसी इज द प्रिंसिपल दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी कैटेगरी इज, यानी पर्सनालिटी को पहचानने के हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण अंग सिद्धांत। क्यों, जैसे हमने आप लोगों को भी बताया था, जब हमने आपको काव का प्रिंसिपल और जो हमारा वोल ऑर्गन प्रिंसिपल या लिटरेरी ऑर्गन प्रिंसिपल हमने आपको बताया, जैसे काव का प्रिंसिपल है तो काव का प्रिंसिपल हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि हम जो भी दो विषय होते हैं, दो विषयों को एक साथ लिखा जाता है और उनमें किस सिंबल का, तो इसमें हाइफन का यूज होता है काव का प्रिंसिपल में। दूसरा हमने बताया था वोल ऑर्गन प्रिंसिपल, यानी जो हमारा संपूर्ण अंग सिद्धांत, इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन पॉइंट होता है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि जो सीसी में व्यक्तित्व श्रेणी की पहचान में मदद करने वाला प्रिंसिपल क्या है, पूरे अंग सिद्धांत यानी वोल ऑर्गन प्रिंसिपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कितने सहायक अनुक्रमों की पहचान की गई है, यानी हाउ मेनी हेल्पफुल सीक्वेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, यानी जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, इनके द्वारा कितने हेल्पफुल सीक्वेंस को हमारे आइडेंटिफाई किया गया था, तो वो कितने थे हमारे 8। ठीक है, कितने थे 8। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी में दिए गए इंडेक्स को क्या कहते हैं, यानी द इंडेक्स गिवन इन द डीडीसी इज कॉल्ड, जो हमारा डीडीसी है उसमें जो इंडेक्स दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एनालिटिकल इंडेक्स या सब्जेक्ट इंडेक्स या रिलेटिव इंडेक्स या कोऑर्डिनेट इंडेक्स। तो देखिए, जो हमारा कोऑर्डिनेट इंडेक्स इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक पोस्ट होता है, एक हमारा प्री होता है। तो जो हम अपना इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स का भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आपका इंडेक्स कंप्लीट नहीं है तो आप इंडेक्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने काफी इंफॉर्मेशन दी है इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा जो उसमें डीडीसी में क्या आ जाएगा, रिलेटिव इंडेक्स। क्यों, क्योंकि जो भी हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं किसमें आता है, रिलेटिव इंडेक्स का, किसमें आता है, डीडीसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, जो डीडीसी की तालिका 2 किससे संबंधित है। अब देखिए, तालिका से क्वेश्चन काफी बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, देखिए जो हमारा डीडीसी है उसमें हमारे 7 भागों में डिवाइड किया गया है, जो भी हमारी तालिकाएं हैं, ठीक है, तालिकाओं को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो हमारे डीडीसी है, यानी इसमें तो दूसरा ही भाग पूछा गया है, तो डीडीसी है इसको 7 टेबल्स यानी इसकी 7 टेबल्स हैं। ठीक है, इसकी कितने से टेबल है, 7। हम उसको लिख देते हैं, आप लोग इसको लिख लेना और याद भी कर लेना। पहली क्या है हमारी, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी टेबल का नाम क्या है, एरिया, जैसे इसमें पूछा गया है कि जो एरिया है कौन सी टेबल है, तो दूसरी। तीसरा क्वेश्चन आ गया है कि इसमें इंडिविजुअल लैंग्वेज आ जाएगी हमारी, किसमें आ जाएगी, इसमें, फोर्थ में। इंडिविजुअल लैंग्वेज फोर्थ में क्या आ जाएगा, फोर्थ में हमारा देखो 3 में इंडिविजुअल लिटरेचर आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल लिटरेचर। ठीक है, और फोर्थ में आ जाएगा इंडिविजुअल लैंग्वेज। ठीक है, ये वाला इंडिविजुअल लैंग्वेज, फोर्थ में लैंग्वेज और थर्ड में लिटरेचर। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, तो फिफ्थ में आ जाएगा हमारा रेशियल एथनिक, रेशियल नेशनल एथनिक ग्रुप, रेशियल नेशनल एथनिक ग्रुप। ये किसमें आ जाएगा, तो इसी में आ जाएगा फिफ्थ वाले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। 6 में क्या आ जाएगा, तो 6 में हमारी लैंग्वेज फिर से आ जाएगी। ठीक है, 6 में क्या आ जाएगी, लैंग्वेज। 7 में क्या आ जाएगा, पर्सन। ठीक है,
लेकिन ये जो 22वां संस्करण था, ठीक है, 22 और हमारा 29 और 23 से हटा दी गई। जो अगर जो हमारी पर्सन की टेबल पूछी जाए तो हमारी कौन से 22 से 23 में हटा दी गई थी। तो इस तरीके से आप लोग इसको टेबल को एक बार देखिए, हमने कैसे याद किया था। हमने ऐसे याद किया था कि जो फर्स्ट वाला उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन हमारा फर्स्ट याद हो गया। एरिया को हम एरिया क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम कवर करते हैं ना अपनी एरिया को, ऐसे याद कर लेना कि जो एरिया है वो किस में आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, साहित्य में हमारा क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि हमारा चाहे हिंदी का साहित्य हो, चाहे इंग्लिश का साहित्य हो, चाहे हमारा किसी अन्य का साहित्य हो, तो साहित्य को आप किसमें, लिटरेचर को 3 में याद कर लेना। लिटरेचर के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। तो लैंग्वेज के लिटरेचर के बाद क्या आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 4 तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद 5th से आप याद रख लेना, जो हमारा रेशियल एसियल नेशनल एथनिक ग्रुप है, इसको जो जितना बड़ा होगा यानी 5 यानी पी से यानी ऐसे याद कर लेना कि जो 5 है यानी फैला देना। तो फैलाना मतलब कितना बड़ा नाम है, तो कितना है, रेशियल नेशनल एथनिक ग्रुप याद कर लेना कि किस में दिया गया है, तो 5 में, टेबल 5 में। जो हमारा लैंग्वेज है, अगर लास्ट अलग हल जैसे बिल्कुल अलग पूछा जाए कि लैंग्वेज किस में आता है, तो 6 टेबल में अगर इंडिविजुअल लगा के आता है, ठीक है, अगर इंडिविजुअल लगा के आता है लैंग्वेज, तो वो हमारी किस में आ जाएगी, 4th में। अगर इंडिविजुअल उसमें नहीं आता है तो किस में लगाएंगे आप, 6 में। उसके बाद पर्सन हमारा किस में आ जाएगा, 7 में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डीडीसी के टेबल है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टेबल का नाम क्या है, सेकंड टेबल का नाम क्या है, थर्ड टेबल का नाम क्या है, 4th का क्या है, 5th का क्या है, 6th का क्या है। तो हमें जहां तक हमें लगता है, मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। और मैं आगे चलकर जो भी हमारे वीडियो, जैसे ये तो हमारे क्लासिफिकेशन का हो गया, फिर मैं सीसी के, यूडीसी के और ACR2 के जितने भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, मैं उनको सारे क्वेश्चन जहां जब तक होगा आपको इतना बार बार रिवाइज हो जाएगा कि आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उतना रिवाइज करवा दूंगी आप लोगों को। बस आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं अपने वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो देखिए अब कितना क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 27वां क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद देखिए, जिसे हमने इसमें क्या पूछा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अब देखिए आप किसमें, इतने 4 पूछे गए लैंग्वेज, किसमें खाली अगर लैंग्वेज पूछा क्या इसमें, तो खाली अगर लैंग्वेज पूछा जाए तो वो किसमें आ जाएगा, हमारा 6 में। ठीक है, लिटरेचर पूछा गया, कोई लिटरेचर तो एक ही है, तो लिटरेचर किस में आ जाएगा, 3rd में। एरिया 2 में, स्टैंडर्ड सब डिवीजन में यानी 1st में। ठीक है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन 1st में। क्लियर हुआ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, कोलन वर्गीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन इन विच ईयर कोलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड, यानी 1933 1933 में। ठीक है, अब जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो भी आज हम आप लोगों को बताएंगे। जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है यानी सीसी, कोलन क्लासिफिकेशन, जो कोलन क्लासिफिकेशन है ये क्या है, इसके कितने एडिशन आ चुके हैं, जिसके 7 एडिशन आ चुके हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने जहां जहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए आप लोग। पहले कैसे क्वेश्चन बनता है कि पहला कब आया, तो 1933। ठीक है, दूसरा कब आया, तो 1939। अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा 1950। 4th का पूछा जाए, 4th कब आया, तो 1952। 5th का पूछा जाए तो 1957। 6th का पूछा जाए तो 1960। उसके बाद रिवाइज का पूछा जाए तो 1963। और 7th का पूछा जाए यानी 7वां, तो 1987। ठीक है, ये क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन के 7 एडिशन है, 1933, 1939, 1950, 1952, 1957, 1960, 1963, यानी रिवाइज एडिशन 1933, ये वाला रिवाइज है। और 7वां क्या, 1987। ठीक है, हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन जो थे, उन्होंने 6 एडिशन को तो बना दिया था। जो 7वां एडिशन बनने को था तो उनकी मृत्यु हो गई, तो इस कारण से इसे अधूरा माना जाता है। कौन सा अधूरा, तो 7वां जो एडिशन है इसको क्या माना जाता है, इसको अधूरा माना जाता है। ठीक है, अधूरा एडिशन माना जाता है। अब देखिए, जो कोलन क्लासिफिकेशन है, अगर पूछा जाए कोलन क्लासिफिकेशन के कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इसमें आइसोलेट का भी यूज किया गया था।
वही आ जाए कि जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का जो सेकेंड एडिशन हमको शॉर्ट में दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। आप लोग ऐसे अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तो उसमें मैंने आपको सारे कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि कोलन का यूज किस एडिशन में हुआ, तो हमारे सेकेंड एडिशन में कोलन क्लासिफिकेशन का, और फर्स्ट में भी। ठीक है, अब देखिए इसमें कोलन का है। अब देखिए जो हमारा पीएमएसटी की अगर पूछा जाए कि पीएमईएसटी की जो अवधारणा थी वो कौन से एडिशन में दी गई। ठीक है, जो अवधारणा थी वो कौन से एडिशन में दी गई, तो सेकेंड एडिशन में। और कितने भागों में, तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक और आ सकता है कि डेल्टा का यूज किसमें दिया गया, तो हमारे सेकेंड एडिशन में। कितना, तो जो हमारा सेकेंड एडिशन आया था उसको 1939 में, उसमें क्या तो पीएमएसटी की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और 4 भागों में डिवाइड किया गया था और डेल्टा का भी प्रयोग किया गया। किसमें किया गया, तो सेकेंड एडिशन में। उसके बाद 1950 में क्या हुआ, इसमें हाइपन यूज हो गया, तो हाई। फोर्थ में क्या हुआ कि जो भी क्लासिफिकेशन जो था उसमें अलग अलग सिंबल दे दिए गए 1950 में। 1952 यानी फोर्थ एडिशन आया तो उसमें क्या हुआ, अलग अलग सिंबल, जैसे हमारा आ जाएगा पी का, तो पी का कोमा दे दिया, एम का सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, एनर्जी का कोलन दे दिया। ठीक है, यस का, तो इसका डॉट दे दिया, टाइम का, तो टाइम का हमारा क्या दे दिया, इसका भी डॉट दे दिया। ठीक है, लेकिन जब 7वां एडिशन जो उसके बाद दूसरा रिवाइज हुआ तो उसमें क्या हुआ, बाद में इन्वर्टेड कॉमा दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे ए टू जेड जो थे उसको भी दिया गया, इस तरीके से 0 से 9 जो हमारे होते हैं उनको भी दिया गया था। ठीक है, हाइफन दिया गया था। ये क्या थे हमारे फोर्थ एडिशन में। जो हमारा फोर्थ एडिशन था उसमें जो सिंबल थे उनका प्रयोग किया जाने लगा था, उनको दे दिया गया था। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, इस तरीके से आप लोग पहले याद कर लेना कि जो क्लासिफिकेशन पद्धति है, यानी अगर पूछा जाए कि फर्स्ट से, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी जो हमारी अन्य पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहली 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 2 3, इनको हम क्या बोलेंगे, अपरिवर्तनीय। इसको क्या बोलेंगे, अपरिवर्तित पश्चात्मक या रैडली फेस्टेड। इसको क्या बोलेंगे, रैडली फेस्टेड। रैडली फेस्टेड यानी 1933, 1939, 1950 ये 3 एडिशन थे। ये क्या है, अपरिवर्तनीय या रैडली फेस्टेड। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे, यानी जो हमारा 7वां एडिशन छोड़कर, यानी जो हमारा एडिशन छोड़कर बाकी अन्य जो हमारे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एडिशन है इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। ठीक है, और जो 7वां एडिशन इसको क्या बोलेंगे, फुली इसको क्या बोलेंगे, फुली फ्रीली फेस्टेड। ठीक है, इसको कितने भागों में, तो उसको 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो 7वां एडिशन था इसको देने वाले कौन कौन थे। एक तो थे एम ए गोपीनाथ, एक थे सीतारमण। ठीक है, और एक थे हमारे नीलमेघन थे वो, एक कौन थे हमारे, नीलमेघन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो हमारा 7वां एडिशन है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, DRTC के द्वारा। ठीक है, DRTC के द्वारा एक क्या किया जाता है, पब्लिक किया जाता है। अगर पूछा कितने चिन्हों का प्रयोग, तो 14 चिन्हों का यूज किया गया, 14 चिन्हों का प्रयोग। एक बार रिवाइज करा देते हैं। जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन के कितने एडिशन है, तो 7 एडिशन है। कौन कौन से, तो 1933 को 2 भागों में बांटा गया था, उसमें कोलन का भी यूज किया गया था। सेकेंड एडिशन 1939, इसमें पीएमएसटी की अवधारणा दी गई थी, 4 भागों में डिवाइड किया गया था और डेल्टा का भी यूज किया गया था। किसमें किया गया था, सेकेंड एडिशन में। थर्ड में हाइपन का यूज किया,
किया गया। उसके बाद फोर्थ में क्या किया गया, फोर्थ में जो भी हमारे सिंबल थे उनका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब अवधारणा दी गई थी कि इतने इतने सिंबल होने चाहिए। उसके बाद सेवन्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन आता है, उसके बाद सिक्स एडिशन आता है, उनमें भी सिंबलों का भी यूज हुआ। उसके बाद जो हमारा सातवां एडिशन, जब डॉक्टर सरंगनाथन बना रहे थे सातवां एडिशन, उसको बनाते समय उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इस कारण से इसको बनाने वाले उनके जो शिष्य थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था एम ए गोपीनाथ, सीतारमण और नीलमेगन। ये 3 लोग थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन पद्धति को जो हमारी बनाई थी सातवां एडिशन, ठीक है। उसको अधूरा संस्करण भी बोलते हैं। कौन सा संस्करण, तो अधूरा। अगर पूछा जाए कि जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो DRTC के द्वारा। इसमें कितने चिन्हों का यूज किया गया, तो 14 चिन्हों का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहले याद रख लेना 1 से लेकर 3 तक जो हमारे 1933, 1939, 1950 जो एडिशन थे, इनको क्या बोला जाएगा, यानी अपरिवर्तनीय पक्षात्मक या रेडली फेस्टेड क्लासिफिकेशन जो पद्धतियां होती वो। उसके बाद जो हमारा आता है 4 से लेकर 6 तक, यानी रिवाइज तक, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। उसको क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। लास्ट में जो आता है 7वां एडिशन, उसको क्या बोलेंगे, फुली फ्रीली फेस्टेड, यानी पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय, जो हमारा परिवर्तित हो सकता है वो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन क्या है कि कोलन जो फिनिक्स अनुसूची किस वर्गीकरण का हिस्सा है। जो फोनिक्स शेड्यूल है, यानी फोनिक्स शेड्यूल आर पार्ट ऑफ द विच क्लासिफिकेशन। फोनिक्स आप लोगों को पता है कि किस में आता है, हमारा DDC में, ठीक है। देखिए इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोनिक्स के रिलेटेड आया है तो क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे, यानी फोनिक्स। ये फोनिक्स एडिशन जो आया था, ये क्या है, जो अभी हमारे नवीन अनुसूची को बना, जो भी पुराने अनुसूचियां थी उनको नष्ट करके बनाई जाती हैं। यानी इनको क्या किया जाता है, जो भी हमारी पुरानी अनुसूचियां उनको नष्ट हटा दिया जाता है, जबकि जो नई अनुसूचियां उनको बनाया जाता है। ऐसे याद कर लेना कि ऐसी नवीन अनुसूची को, यानी जो भी नवीन होती है हमारी नवीन अनुसूची जो पुराने अनुसूची को नष्ट करके तैयार की जाती है, यानी जो नवीन अनुसूची क्या करती है, पुराने अनुसूचियों को नष्ट करके बनाई जाती है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, जो फोनिक्स शेड्यूल है उसको क्या करते हैं कि जो भी पुरानी अनुसूचियां उनको नष्ट कर दिया जाता है और नई बनाई जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोनिक्स शेड्यूल। अब जो फोनिक्स शेड्यूल है ये कौन सा संस्करण, तो ये 16वां एडिशन है, ठीक है। किसका है, तो DDC का 16वां एडिशन क्या है, फोनिक्स शेड्यूल, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो 6th एडिशन या आ गया हमारा फोनिक्स शेड्यूल से रिलेटेड, उसी तरीके आ सकता है कि जो हमारा DDC है, कितने एडिशन हो चुके हैं DDC के, तो 23 एडिशन हो चुके हैं, ठीक है। कितने एडिशन हो चुके हैं, 23 एडिशन। अगर पूछा जाए कि 23वें प्रकाशक कौन है, ठीक है, तो वो कौन है, OCLC का इसका प्रकाशन कर रही है। कब से स्वामित्व हुआ, तो 1988 से इसका स्वामित्व हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 4th एडिशन है, 4th एडिशन में सर्वप्रथम टेबल का यूज हुआ, किसका हुआ था, तो टेबल का यूज हुआ, किसमें हुआ, तो 4th एडिशन में टेबल का यूज हुआ। संख्या कितनी थी, तो 4 थी, ठीक है। इसी तरीके से 15वां एडिशन पूछा जा सकता है कि 15वां जो एडिशन था DDC का, उसमें क्या होता है, उसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन, जो हमारी स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जो 15वां एडिशन है स्टैंडर्ड एडिशन, किसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड एडिशन किस एडिशन को कहा जाता है, तो 15, यानी 15वें एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी लेखक के अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड एडिशन में क्या क्या जोड़ा गया, तो जो स्टैंडर्ड एडिशन था उसमें लेखक के नाम को टाइटल में जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ, जो भी लेखक था
लेखक के नाम को टाइटल में जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें जो भी टाइटल उसको किसमें एडिशन में जोड़ा गया, तो 15वें एडिशन में। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और आ सकता है कि ज्ञान के विस्तार को सिद्धांत अगर पूछा जाए कि ज्ञान के विस्तार के सिद्धांत, इसको हिंदी में तो ज्ञान के विस्तार के सिद्धांत बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग विद नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग विद नॉलेज। प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पीस विद नॉलेज, पीस विद नॉलेज। प्रिंसिपल कीपिंग पीस विद नॉलेज किस एडिशन में आया, तो हमारे किस एडिशन में आया, तो 15वें एडिशन में। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो हमारा 17वां एडिशन है इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, जो 17वां एडिशन था, 17वें एडिशन में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक, इसमें क्या हुआ, जो 16वें एडिशन थे इनमें क्या होता, 16वां एडिशन में से 2 वॉल्यूम और एक शेड्यूल, एक इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स, यानी जो 2 वॉल्यूम में पुस्तकें आई थी। अगर पूछा है 16वें एडिशन में, तो इसमें भी देखिए हमने एडिशन का भी एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोग एडिशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो भी एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको इजीली तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, 30। इसमें देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 43 कैनन तैयार किए और उन्हें कार्य के विमानों में समूहीकृत किया। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन फॉर्मेटेड द 43 कैनन्स एंड ग्रुपेड इनटू देम इनटू, जो हमारे प्लेन्स थे ऑफ द वर्क, कितने भागों में बांटा गया था, तो वो 3 में। कितने भागों में बांटा गया था, वो बांटा गया था 4th भाग में। क्यों, जो कैनन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे कितने भागों में, तो कितने भागों में बांटे गए थे, 4 भागों में बांटे गए थे। अब देखिए जो कैनन की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि कैनन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या किया था कि हमारी एक बुक लिखी थी, रंगनाथन ने क्या लिखी, एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बुक लिखी थी, किसने लिखी, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। इसके जो तीसरा एडिशन था, जो इसका 3rd एडिशन था, किसका एडिशन, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 1937, 1957, 1967, ये क्या है, इनके 3rd एडिशन है। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 1st, 2nd, 3rd, ये क्या था, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3 एडिशन थे। 3rd एडिशन में क्या हुआ कि इन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो 43 कैनन का प्रयोग किया। कितने, तो इन 43 यानी उपसूत्रों का क्या किया, निर्माण किया। 43 उपसूत्रों का निर्माण किया, उन्हें 4 स्तरों में भी विभाजित किया। जो हमारे 43 कैनन थे, यानी जो 43 कैनन थे इनको 4 स्तरों में या भागों में, ठीक है, क्या किया, बांटा। वो 4 कैनन कौन कौन से थे, हमारे जो कॉलम क्लासिफिकेशन में बनाए गए थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हमारे क्लासिफिकेशन में कैनन थे, देखिए पहला आता है हमारा जो कैनन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे, कौन से थे, पहला आता है हमारा आइडिया प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, वैचारिक स्तर। दूसरा आता है हमारा वर्बल
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शाब्दिक स्तर, शाब्दिक स्तर। तीसरा आता है हमारा नोटेशन, नोटेशन प्लान मतलब अंक जो हमारा होता है अंक। अब देखिए, जो हमारे 3 कैनन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे, एक फोर्थ आता है कि इसके अलावा जो भी पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए 3 उपसूत्रों का ही वर्णन किया। इसके अलावा क्या किया, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसके अलावा क्या किया, पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए क्या किया, 3 जो उपसूत्र थे, 3 उपसूत्रों का वर्णन किया। किसने किया था, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कितने प्लान थे हमारे, देखिए 3 प्लान थे। फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा कि इसके अलावा पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए 3 उपसूत्रों का भी वर्णन किया गया था। अब देखिए, जो हमारे 4 प्लान थे इसमें आ सकता है कि जो हमारा वैचारिक प्लान यानी आइडिया प्लान, आइडिया प्लान में कितने उपसूत्रों का वर्णन किया गया था, 15 यानी 15 उपसूत्रों का वर्णन किया गया। किसमें किया गया, तो हमारा जो आइडिया प्लान था। एक आता है हमारा वर्बल प्लान, वर्बल प्लान में 4 उपसूत्रों को, जो में 4 उपसूत्र थे इनका वर्णन किया गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो नोटेशन प्लान था इसमें कितने 21 उपसूत्रों का। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, इन्होंने जो हमारी प्लान जो प्लान थे उन्होंने बनाए थे वैचारिक स्तर, शाब्दिक स्तर, अंकन और इसके अलावा पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए 3 जो उपसूत्र थे उनका भी वर्णन किया था। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 43 कैनन, 43 कैनन मिलाकर हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, यानी 15, फिर उसके बाद 4, फिर 21 और फिर 3, इन सबको मिलाकर कितने 43 कैनन हो गए। इस तरीके से हमारे क्या कैनन को विभाजित किया गया। एक बार फिर से आप लोग याद कर लेना कि इसमें कितने कैनन थे। आइडिया प्लान में 15 कैनन का प्रयोग, उपसूत्रों का प्रयोग किया गया। आइडिया प्लान में 4, नोटेशन में 21। ठीक है, ये नोटेशन सन से 21, जो हमारा शाब्दिक शब्द कितने, 4 शब्द बोलते ना कि 4 शब्द बोल दीजिए, तो ऐसे याद कर लेना कि वर्बल यानी बोल दो या 4 शब्द बोल दो, तो बोल दो 4 शब्द बोल दो। वो वैचारिक यानी 15 घंटे सोचते रहते हैं, विचार करना यानी आइडिया लगाते रहना, तो वैचारिक स्तर क्या होगा 15। ठीक है, यानी 12 घंटे, तो 15 से याद कर लेना, तो याद आपको। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा 31 क्वेश्चन में क्या कहा है, कोलन क्लासिफिकेशन या सीसी के पहले तीसरे संस्करण में यानी 1931, 1939, 1950 के जो ली वो किस प्रकार में, द फर्स्ट 3 एडिशन ली ऑफ द 1931, यहाँ पे गलत दी है 1930। देखिए, कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1933, 1939, 1950, ये क्या है, इनको क्या कहा जाता है। देखो, अभी हमने आपको पीछे करा रखा था कि जो हमारे जो कोलन क्लासिफिकेशन था उसके जो एडिशन थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो था हमारा क्या था, एक तो था हमारा अपरिवर्तनीय, फिर उसके बाद हमारा क्या था कि लगभग अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, और दूसरा क्या था हमारा मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, तो हमारे ये क्या थे, हमारे कोलन क्लासिफिकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। अब देखिए, इसमें पहले वाले पूछ देते हैं कि 3 वो जो ऊपर वाले थे वो उनको क्या बोला जाएगा, तो हमने आपको बता दिया है कि राइटली फेस्टेड क्लासिफिकेशन उसको ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का आया था। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन और हम आपको दे दें जिससे कि आपका जो क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने आपको बता ही दिया था कि जो फर्स्ट वाला था राइटली फेस्टेड वाला, ये किसमें, तो हमारे 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद ऑलमोस्ट जो हमारा आया था वो किससे था कि हमारा जो था 4th से लेकर 6 तक, जो रिवाइड एडिशन आया था। उसके बाद जो 7वां एडिशन आया था उसको क्या बोलेंगे, फ्रीली फेस्टेड क्लासिफिकेशन, उसको बोलेंगे 7th एडिशन। ठीक,
कोलन क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको भी हम बताएं। देखिए कोलन क्लासिफिकेशन जो था, कोलन क्लासिफिकेशन में क्या है कि 1933 में इसमें क्या हुआ, बेसिक वर्ग के लिए फेसेट का प्रयोग हुआ। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक वर्ग के लिए जो बेसिक वर्ग था उसमें फेसेट का प्रयोग किसमें किया गया, तो फर्स्ट एडिशन यानी फर्स्ट एडिशन यानी फर्स्ट एडिशन में फेसिट का प्रयोग किया गया, यानी बेसिक वर्ग था उसमें फेसिट का प्रयोग फर्स्ट एडिशन में किया गया। ठीक है, तो इसमें कोलन का बता ही चुके हैं, कोलन का प्रयोग किया। उसके बाद इसमें बुक नंबर निर्माण के लिए जो नए सिद्धांत इसमें क्या हुआ था, जो बुक नंबर था, बुक नंबर निर्माण के लिए क्या दिया गया था, नए सिद्धांत प्रदान किए गए थे, नए सिद्धांत प्रदान किए गए। ठीक है, नए सिद्धांत प्रदान किए। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जिससे जो नए सिद्धांत प्रदान किए थे तो उसके समान क्या होता, हमारे क्लास नंबर जो भी होती थी, जो भी पुस्तक होती थी उसको अलग कलेक्शन प्रदान किया जाता था। जैसे हमारे जो क्लास बुक नंबर होता था, जब उनको नए नए सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता तो हमारा हर बुक में जो कोल नंबर होता था वो भी चेंज होता रहता था। ठीक है, यानी उसको कोल नंबर प्रदान किया जा सकता था। एक आता है कि जो कोलन क्लासिफिकेशन में फेज चरणों की अवधारणा का प्रयोग किस एडिशन में किया गया, तो वो किस में किया गया, तो फर्स्ट में। एक याद कर लेना कि फेज एडिशन का जो फेज के जो चरणों की जो फेज के जो चरण थे उसके अवधारणा का प्रयोग अवधारणा का प्रयोग किस में किया गया, तो हमारे किस में, फर्स्ट में। उसी तरीके से एक और आता है कि 1939 यानी सेकेंड एडिशन, जो सेकेंड एडिशन किसका था, कोलन क्लासिफिकेशन का। इसमें क्या हुआ, इसमें जो विषय थे, इन विषय के मूल को उपज की अवधारणा थी उसका प्रयोग किया गया। यानी जो विषय थे, विषय के मूल पक्ष, जो हमारे मूल पक्ष थे, मूल पक्ष रूप की अवधारणा का प्रयोग किया गया। मूल पक्ष की अवधारणा का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसी तरीके से आता है हमारा थर्ड एडिशन। ठीक है, इसी तरीके जो थर्ड एडिशन है तो 1950 में थर्ड एडिशन कोलन क्लासिफिकेशन का कब आया, तो 1950 में आया। इसमें क्या हुआ, जो भी सभी वर्ग थे, जो सभी मुख्य वर्गों के लिए अलग अलग क्या फेसेट फार्मूला दिए गए। जो भी सभी मुख्य वर्ग थे, जो सभी मुख्य वर्ग थे उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए अलग अलग फेसेट फार्मूला प्रदान किया गया। उनके लिए अलग अलग क्या किया गया, फेसेट फार्मूला प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा 32 क्वेश्चन क्या है कि कार्य की 3 योजनाएं क्या है जिन्हें वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी व्हाट आर 3 प्लान्स ऑफ वर्क विच आर रिकॉर्डेड बाय डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। जो डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको देने वाले कौन थे, हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। जो डायनेमिक थ्योरी दी थी इसमें कितने सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, तो 3 सिद्धांतों का। कौन कौन से थे, तो आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान, जैसे हमने अभी आपको बताया था। तो ये कौन कौन से सिद्धांत थे, 3 सिद्धांत थे, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान। ये क्या थे, 3 सिद्धांत थे। अब जी जो हमारे 3 सिद्धांत थे इनमें आ सकता है जो, अब देखिए इसमें जो डायनेमिक थ्योरी का क्वेश्चन आया है कि डायनेमिक थ्योरी यानी गतिशील सिद्धांत, इसमें क्या था, डायनेमिक थ्योरी यानी गतिशील का, सॉरी, उसमें गतिशील सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ये गतिशील सिद्धांत है, इसमें क्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंट गतिशील सिद्धांत।
इसमें देखिए क्वेश्चन एक आ सकता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों के दूसरे चरण में जो गतिशील सिद्धांत था उसका विकास हुआ, यानी पुस्तकालय जो कोलन क्लासिफिकेशन बनाया गया था, तो पुस्तकालय वर्गीकरण के किस सिद्धांत में जो गतिशील सिद्धांत था, तो दूसरे एडिशन में, ठीक है, जो दूसरा गतिमान सिद्धांत था उसमें आया था। इस सिद्धांत को इसलिए बनाया गया था कहलाता है क्योंकि ये क्या था, सिद्धांत ग्रंथालय वर्गीकरण के जो उद्देश्य थे यानी सिद्धांत थे उनमें पहली बार जो हमारे उन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो पुस्तक लिखी थी प्रोलेगुमिनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कब लिखी थी, तो 1937 में लिखी थी, ठीक है। उसके प्रथम संस्करण की जो अभिकल्पना थी उनकी विधि बनाने इसको विकसित किया गया था। जो गतिशील का सिद्धांत था इसमें क्या किया गया था, एक बार लिख देते तो लिखने से आप लोगों को याद हो जाएगा। ये सिद्धांत क्या था, गतिशील इसलिए था कि इसमें जो क्या था कि जो हमारा प्रोलेगुमिनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन था, प्रोलेगुमिनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगुमिनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो बुक थी 1937 में, इसमें प्रथम जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन में इसकी क्या की गई, इसके प्रथम एडिशन में क्या अभिकल्पना हेतु इस विधि का निर्माण किया गया है। इसकी क्या करना, अभिकल्पना हेतु इस विधि का क्या किया गया, निर्माण किया गया। क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए जो डायनेमिक थ्योरी थी, डायनेमिक थ्योरी पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों जो दूसरा चरण था उसमें गतिशील सिद्धांत का विकास किया गया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि जो गतिशील का सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी है वो कब आई, तो पुस्तकालय वर्गीकरण का जो सेकंड सिद्धांत दूसरे चरण के जो गतिमान सिद्धांत थे उनके आधार पर जो हमारा परिवर्तनशील सिद्धांत है डायनेमिक थ्योरी है। ये सिद्धांत इसलिए हमारा मान्य था क्योंकि क्या था, सिद्धांत ग्रंथालय के जो वर्गीकरण थे उनके सिद्धांतों को पहली बार जो हमारा उनकी पुस्तक हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की थी प्रोलेगुमिनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसके प्रथम एडिशन की जो अभिकल्पना उस विधि का प्रयोग विकसित किया गया, सॉरी उस जो अभिकल्पना थी उस विधि का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 33, एक स्विचिंग भाषा की सेवा के लिए डिजाइन की गई वर्गीकरण योजना क्या है। जो हमारा स्विचिंग है, एक स्विचिंग भाषा के लिए डिजाइन की गई जो हमारी अवधारणा वो क्या है, तो वो किस में आ जाएंगे, तो हमारी किस में आ जाएंगी, जो हमारा 33 का क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। आदेश की व्यापक प्रणाली यानी VSO, ठीक है, आदेश की व्यापक प्रणाली। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा DDC है, DDC को देने वाले कौन थे, तो हमारे एल्विन डेवी थे। उसी तरीके से जो हमारा BSO है उसको क्या बोलेंगे, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। जो BSO है यानी बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, इसको क्या बोलेंगे, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। इसको देने वाले कौन थे, पॉल ओटलेट और सॉरी इसको देने वाले कौन थे, ब्रॉड थे। कब दिए थे, 1978 में, ठीक है। जो BSO था, VSO, जो BSO को देने वाले कौन थे, तो ब्रॉड थे। BSO को देने वाले कौन थे, तो उसको देने वाले कौन थे, ब्रॉड, ठीक है। कब दिया था, तो 1978 में, ठीक है। जो हमारे क्लासिफिकेशन के बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक। एक आती है UDC, तो UDC को देने वाले कौन थे, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, पॉल ओटलेट और हेनला फोंटेन, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आता है BC, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को कौन देने वाले थे, तो इसको देने वाले थे विल्स, ठीक है। विल्स ने कब दी, तो 1935 में, यानी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन अगर पद्धति भी पूछा जाए कि किसने दी, तो हमारे विल्स के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है 34। अगला क्वेश्चन क्या है, 34, यानी अपूपा पैटर्न किस प्रक्रिया से संबंधित है। जो हमारा अपूपा पद्धति क्यों बनाई गई थी, अपूपा पद्धति इसलिए बनाई गई थी कि जो क्लासिफिकेशन हमको करना होता है उसके लिए बनाई गई। तो वर्गीकरण पद्धति के लिए हमारी क्या बनाई गई थी, अपूपा पद्धति को बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, कि जिससे कि हम क्लासिफिकेशन सही से कर सके
और हम पुस्तकों को सही टाइम पर बच्चों को दे सकें। ठीक है। अपूपा का भी जैसे हमने अम्ब्रल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सबसे अच्छी पुस्तकें यानी जिसकी सबसे ज्यादा मांग हो वो अम्ब्रल में रखी जाए। उसके बाद आसपास में जो पी मतलब पिन अम्ब्रल, तो उसमें क्या रखा जाए कि जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है। और जो एलिन में, एलिन का मतलब ये होता है कि ऐसी पुस्तकें जिनकी थोड़ी कम मांग हो या बिल्कुल ही ना मांग हो तो उनको एलिन में रखा जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, अपूपा की जो पद्धतियां थी। अगला क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रथम विद्वान कौन थे। जो हमारे क्लासिफिकेशन पद्धति थी उसके प्रथम विद्वान कौन थे, डेवी थे कि बेकन थे कि हैरिस थे कि रंगनाथन थे। तो अभी आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी डीडीसी है सबसे पुरानी पद्धति है। डीडीसी क्या है, हमारी सबसे पुरानी पद्धति है। ठीक है। तो उसके कौन थे, हमारे मेलविन डेवी। उन्हीं को क्या कहा जाएगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति के विद्वान किसे कहा जाएगा, तो हमारे डेवी को कहा जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन, कैनन शब्द सबसे पहले जो कैनन शब्द थे सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था। कैनन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया, तो हमने आप लोगों को पहले बता रखा है कि जो कैनन था सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उनके लंदन के गुरु WCB शेयर्स जो थे उनके द्वारा एक कैनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इनकी कुछ किताबें, 4 किताबें थी कैनन की, यानी जो WCB शेयर्स थे किसके थे, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु थे। यानी कि 4 किताबें थी जो कैनन से रिलेटेड थी। कैनन की इम्पोर्टेंट ज्यादा है तो आप एक बार याद कर लेना। इनकी बुक का नाम क्या था, कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये बुक कब लिखी, तो 1915 में। दूसरी आती है हमारी इनकी कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। जो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पद्धति दी गई थी ये कब दी गई थी, देखो जो हमारी कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पद्धति की थी 1915 में। ठीक है। जो हमारी उसके बाद एक आता है, सॉरी ये पुस्तक हम भूल गए, थोड़ी दूसरी पुस्तक है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन जो पद्धति दी गई थी कब दी गई थी, 1915 में दी गई थी। दूसरी बुक का नाम क्या था, तो उसका था मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पद्धति कब दी गई, तो 1926 में। तीसरी बुक आती है इनकी, तीसरी क्या, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पद्धति कब दी गई, तो 1935 में। फोर्थ में आती है हमारी इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये पुस्तक कब लिखी, तो 1958 में। ठीक है। ये क्या, हमारे क्लासिफिकेशन की कुछ पद्धतियां हैं जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के WCB शेयर्स के द्वारा इनकी 4 पुस्तकें, ये 4 पुस्तकें किसी न किसी एग्जाम में आती हैं। जैसे कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1935, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1958। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैनन शब्द जो थे हमारे, कैनन शब्द को हमने आपको डिनोट कर दिया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जो हमारे H.G. वेल्स थे, H.G. वेल्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि इनकी पुस्तक कब इन्होंने प्रकाशित की, तो 1935 में। पुस्तक का नाम क्या है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। क्या थी पुस्तक का नाम, बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति किनकी थी, तो H.G. वेल्स की थी। जो हमारे H.G. वेल्स हैं, एस आर रंगनाथन की हमारी काफी पुस्तकें हैं। वहाँ इम्पोर्टेंट रंगनाथन की जो मेन इम्पोर्टेंट बुक्स हैं किनकी है, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। ठीक है। ये मेन इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे फंडामेंटल एंड प्रोसीजर जो था हमारा,
फंडामेंटल एंड प्रोसीजर, फंडामेंटल एंड प्रोसीजर ये कब थी? तो 1944 में। एक पुस्तक और है कि 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक लिखी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, कब लिखी थी? 1931 में। अब देखिए इसका अगर पूछा सेकंड एडिशन तो 1957 में। ठीक, इसी तरीके से डिक्शनरी लाइब्रेरी कैटलॉग कोड भी लिखी थी, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1973 में। इस तरीके से डॉक्टर एस आर रंगनाथन की कुछ मेन इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी। ठीक है, एक आता है हमारा कि कौन सा कैनन कैटलॉगिंग नियमों के कौन सा कैनन कैटलॉगिंग नियमों के निर्माण से संबंधित है? ये कहता है कि प्रवेश स्थायी होना चाहिए, यानी विच कैनन डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स इट से दैट द एंट्री शुड बी परमानेंट। मतलब इसमें कहा गया है कि जो प्रवेश स्थायी रूप से हो वो कौन सी पद्धति है? तो उसका नाम क्या है? निश्चितता का सिद्धांत, यानी कैनन ऑफ असर्टी, मतलब निश्चितता का सिद्धांत। ये किसमें आ जाएगा? हमारे जो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक था उसका आ जाएगा। ठीक है, आता 78। 78 का क्या है? 38 का क्या क्वेश्चन है कि कानून निर्देश देता है कि किसी विशेष घटना पर असर करने वाले 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों के बीच जनशक्ति, सामग्री, धन और समय की समग्र अर्थव्यवस्था को उचित भार के साथ माना जाता है, जैसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए के रूप में जाना जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ सिमेट्री या लॉ ऑफ इम्पार्शलिटी या लॉ ऑफ ऑस्मोसिस का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लॉ दिए गए थे। लॉ कौन कौन से दिए गए थे? तो उनके द्वारा जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उनके द्वारा अलग अलग लॉ दिए गए थे। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए। ठीक है, लॉ ऑफ पार्सिमनी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कितने बुनियादी कानूनों को मान्यता दी गई थी, यानी हाउ मेनी बेसिक लॉ। देखिए अगर 5 लॉ पूछा जाए तो 5 दे, लेकिन इसमें बेसिक लॉ पूछा गया है कि बेसिक लॉ हैज बीन द रिकॉग्नाइज्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो इसमें कितने दिए? तो 6 कैनन दिए। ठीक है, 6 लॉ दिए थे। अब 6 लॉ आप लोग याद कर लेना, इसमें दिए थे तो मैं लिख देती हूँ। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के थे 6 लॉ हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बेसिक लॉ कितने थे? 6 थे। कौन कौन से थे? तो लॉ ऑफ इम्पार्शलिटी, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ इम्पार्शलिटी। तीसरा आता है हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री। फोर्थ में आता है लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन। फिफ्थ में आता है कि फिफ्थ में क्या आएगा? लॉ ऑफ ऑस्मोसिस का सिद्धांत, ऑस्मोसिस का सिद्धांत, इसे याद कर लेंगे, ऑस्मोसिस का सिद्धांत। सिक्स में आ जाएगा लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ पार्सिमनी। ये क्या थे? हमारे 6 लॉ थे, 6 लॉ थे बेसिक लॉ। किसके द्वारा? तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा हाउ मनी कैनन आर फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्लासिफिकेशन दिया था, यानी रंगनाथन ने वर्गीकरण के लिए कितनी तोपें तैयार की थी, यानी ऐसे याद कर लेना हाउ मनी कैनन आर फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के कितने कैनन दिए थे? 43 कैनन दिए थे। किसने दिए थे? हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने।
आशा है कि मेरे द्वारा आज जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आगे के इसी तरीके से आपको जितना हो सकेगा, मैं जितना हो सकेगा कि जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने का पूरा प्रयास करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे की वीडियो अपलोड करूं। और मुझे खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ कैसा लगा वीडियो, तो मुझे भी खुशी होगी, मैं मोटिवेट होंगी, तो मैं आगे की वीडियो और अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको डीडीसी, यूडीसी, एसीआर2 जो हमारा लाइव सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, उसके सिलेबस वाइज जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आप लोगों को एक टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।